अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर्स। आज का हमारा टॉपिक है नेफ्रोलिथियासिस। नेफ्रोलिथियासिस इस नाम से ही जाहिर है कि नेफ्रो मीन हमारी किडनी सिस्टम और लिथियासिस मीन स्टोन। तो ये होता है स्टोन फॉर्मेशन इन द किडनी, या हमारी जो कलेक्टिंग सिस्टम होता है किडनी के अंदर, उसके अंदर जो स्टोन की फॉर्मेशन हो जाए तो हम उसको कहते हैं नेफ्रोलिथियासिस। बेसिकली इस वीडियो के अंदर हम इसके डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस कर रहे हैं। जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर हम नेफ्रोलिथियासिस, उसके बाद जो हम यूरेटेरिक स्टोन और ब्लैडर स्टोन के डिफरेंसेस को देखेंगे, ठीक है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट की तरफ मूव करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर जस्ट हम टाइप्स को देखेंगे कि कितनी टाइप्स के हो सकते हैं रेनल स्टोन्स, ठीक है। तो टाइप्स के लिए यूं है कि हमारे पास जो फर्स्ट टाइप है वो है कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स। एक चीज और याद रखें कि जो अगर आपने एग्जाम देना है, अगर आप एग्जाम के लिहाज से इस चीज को पढ़ रहे हैं, तो जो चीज मोस्ट कॉमन होती है एग्जाम में भी वही पूछी जाती है। बहुत कम चांसेस ऐसे होते हैं कि एग्जाम के अंदर आपसे जो पूछे जाने वाला क्वेश्चन हो वो रेयर कंडीशंस में से हो। मोस्टली आपका जो कॉमन चीजें होती हैं या कॉमन डिजीजेज होती हैं उन्हीं में से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद चंद जो पेपर की सेटिंग होती है वो इस तरह होती है कि ना वो देखते हैं कि जो टॉपर बच्चा है वो भी, उसके भी कुछ मार्क्स कम हो कि वो भी 100% मार्क्स ना गेन कर ले, और वो ये देखते हैं कि जो बच्चा नील है या हम कह सकते हैं जस्ट पासिंग मार्क्स की हद तक आता है तो वो भी फेल ना हो जाए, ठीक है। तो इस तरह पेपर की सेटिंग की जाती है कि पेपर ना ज्यादा मुश्किल होता है और ना ज्यादा इजी होता है। मोस्टली जो कंडीशंस पिक होती हैं वो मोस्ट कॉमन कंडीशंस होती हैं। तो जो एग्जाम में आएगा वो मोस्ट प्रोबेबली हमारे पास कैल्शियम ऑक्सलेट और हमारे पास नेक्स्ट जो है ट्रिपल फॉस्फेट स्टोन, इनमें से मोस्टली क्वेश्चन पिक होता है। बाकी नीचे भी आ जाते हैं, रेयर कंडीशंस में कभी कभार क्वेश्चन लग जाता है, लेकिन मोस्ट कॉमनली यही है। तो है सीन ये है कि जो हमारी फर्स्ट टाइप है वो है कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स। ये 75% पॉसिबिलिटीज होती हैं कि जो हमारी किडनीज है उनके अंदर फॉर्म कर जाएं। तो होता यह है कि इसकी काजेस की बात करें या रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हाइपर कैल्सीमिया, अगर बॉडी के अंदर कैल्शियम लेवल इंक्रीज कर जाए उसकी वजह से ऐसी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। उसके अलावा पीएच इंक्रीज कर जाए, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल हमारा जो ब्लड है उसके अंदर उसकी पीएच जो है वो इंक्रीज कर रही है, मतलब एसिडोसिस हो रही है, तो उस कंडीशन के अंदर पॉसिबिलिटी है कि कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन बनना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। उसके बाद विटामिन डी की एक्सेस हो जाए, विटामिन डी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा हो जाए। आपको पता है विटामिन डी के एक्सेस की वजह से हमारे पास कैल्शियम और फॉस्फेट जो है वो इंक्रीज करते हैं। उसके बाद सार्काइडोसिस एक कंडीशन होती है जो कि मेनली हमारे पास लंग्स से ओरिजिनेट होती है, ये लंग्स की कंडीशन होती है। उसके बाद स्किन के ऊपर या लिम्फ नोड से अराइज करती है। इसके ऊपर एक कंप्लीट टॉपिक है सार्काइडोसिस का। तो इस कंडीशन के अंदर भी पॉसिबिलिटीज होती हैं कि हमारे पास कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टोन्स बन जाएं। फिर एक और कंडीशन जिसको मल्टीपल मायलोमा कहते हैं। ये मल्टीपल मायलोमा जो है ये प्लाज्मा सेल्स के कैंसर होता है, ठीक है। ब्लड का एक कैंसर होता है, प्लाज्मा सेल्स जो होते हैं ब्लड के अंदर उनका कैंसर होता है, तो उसको मल्टीपल मायलोमा कहते हैं। इस कंडीशन के अंदर हो सकता है इडियोपैथिक हो सकता है कि स्टोन्स बन रहे हैं लेकिन हमें काज का नहीं पता कि ये क्यों बन रहे हैं। उसके अलावा एक डिजीज होती है जिसको हम क्रोन्स डिजीज कहते हैं। क्रोन डिजीज बेसिकली ऐसा होता है, ये इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज होती है। इसके अंदर हर चीज की अब्जॉर्प्शन कम हो जाती है, जस्ट एक चीज की अब्जॉर्प्शन ज्यादा होती है और वो होता है ऑक्सलेट, ठीक है। सिर्फ ऑक्सलेट की अब्जॉर्प्शन ज्यादा होगी इंटेस्टाइनल ट्रैक के अंदर, बाकी जितनी भी चीजें हैं उन सब की जो अब्जॉर्प्शन है वो कम होगी, ठीक है। फिर अगर इसकी हम पीएच की बात करें तो ये जो स्टोन्स होते हैं कैल्शियम ऑक्सलेट के जो स्टोन है वो अल्कलाइन स्टोन्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखें इस चीज को हम कैसे याद रख सकते हैं कि ये इंक्रीज पीएच होने की वजह से बनते हैं। जब पीएच इंक्रीज होगी तो उसके बाद जो अल्कली है वो उसको कंप्रोमाइज करने की ट्राई करेगा या कंपनसेट करने की ट्राई करेगा, तो इस वजह से जो स्टोन्स होंगे वो अल्कली स्टोन्स बनेंगे, ठीक है। अगर हम इनकी मॉर्फोलॉजी की बात करें तो ये रेडिश ब्राउन कलर के होते हैं, ठीक है। रेडिश ब्राउन कलर के ये स्टोन्स होते हैं, रफ स्ट्रक्चर होती है इनकी और रेडियो ओपेक होते हैं। अब ये रेडियो ओपेक का क्या मतलब है? रेडियो ओपेक वो स्टोन्स होते हैं जो एक्सरे के ऊपर पिक नहीं होते, सॉरी पिक होते हैं। रेडियो ओपेक वो स्टोन्स होते हैं जो एक्सरे के ऊपर पिक हो जाते हैं। हम एक्सरे करते हैं और जो स्टोन है वो हमें नजर आ जाता है, उसको हम कहते हैं रेडियो ओपेक, ठीक है। हमारे जो 70% ऑफ द स्टोन्स होते हैं रेनल स्टोन्स वो रेडियो ओपेक होते हैं, या हम कह सकते हैं वो एक्सरे करने के ऊपर पिक हो जाते हैं 70%। लेकिन जो हमारे गॉल स्टोन्स होते हैं, जो गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन होते हैं, वो जो है वो 70% पिक नहीं होते, ठीक है। उनको हम लूसेंट कहते हैं, रेडियो लूसेंट। तो ये जो हमारे पास 70% जो है वो रेडियो ओपेक होते हैं जो कि एक्सरे के ऊपर पिक हो जाते हैं।
फिर ये थी हमारे पास फर्स्ट टाइप। इसके अंदर चंद चीजें और आप देख लें कि फॉर एग्जांपल इस कंडीशन को ओवरकम करने के लिए या हम चाहें कि ये स्टोन्स ना बने तो हमें प्लेंटी ऑफ वाटर पीना पड़ेगा 3 to 4 लीटर पर डे। ठीक है, कैल्शियम के स्टोन बन रहे हैं क्योंकि आपको पता है ये कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टोन है, तो इसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि हम जो कैल्शियम है उसकी इंटेक को कम कर दें। ठीक है, उसके बाद कैल्शियम लेवल का बॉडी के अंदर ऑफ कोर्स जो है लेवल वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके अलावा हमें कुछ डायरेटिक्स यूज करने चाहिए जैसा कि थायोजाइड डायरेटिक्स। ठीक है, थायोजाइड डायरेटिक्स जो होते हैं वो उनसे इसकी पॉसिबिलिटी है कि ये जो है स्टोन्स हमारे पास ना बने। फिर उसके बाद क्या सीन है, उसके बाद ये सीन है कि हमारे पास सेकंड टाइप है ट्रिपल फास्फेट स्टोन्स। ट्रिपल फास्फेट, इनको ट्रिपल फास्फेट क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर मैग्नीशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और अमोनिया, ये तीन चीजें होती हैं। इन तीनों चीजों के साथ फास्फेट अटैच हो जाता है और ये स्टोन बनते हैं। ये इन स्टोन्स का सेकंड नेम है कोफिन लेड स्टोन्स। ठीक है, ये याद रखना है, बाजू का एग्जाम में पूछा जाता है कि कोफिन लेड स्टोन्स कौन से होते हैं, तो आपने कहना है ट्रिपल फास्फेट स्टोन्स। ठीक है, तो सीन ये है कि ये 15% परसेंट चांसेस होते हैं कि ये हमारे जो रेनल सिस्टम है उसके अंदर ये फॉर्म हो जाए या बन जाए। ठीक है, इसकी जो काजेज होती हैं वो ऑलवेज इन्फेक्शन होगा कोई ना कोई। ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास यूटीआई है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, जिसको हम पाइलोनेफ्राइटिस भी कहते हैं। ठीक है, पाइलोनेफ्राइटिस। तो सीन ये है कि पाइलोनेफ्राइटिस जो है इस कंडीशन के अंदर हो सकता है, जो कि हमारे पास पैथोजेंस करवा रहे होते हैं उनके अंदर मोस्ट प्रोबेबली इकोलाई, स्टेप्टोकोकस, स्टेफलोकोकस, प्रोटियस। प्रोटियस एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, ये करवा सकता है। ये सारे के सारे इन्फेक्शन चल रहे होते हैं। लेकिन इसके साथ डायबिटीज मिलाइटिस के जो पेशेंट होते हैं इनके अंदर भी ये चीज कॉमन होती है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ब्लड के अंदर जब ग्लूकोज लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाता है तो हमारा जो नेफ्रॉन्स हैं वो ट्राई करते हैं कि जो ग्लूकोज का एक्स्ट्रा लेवल है उसको बॉडी से निकाल दें, तो वो ग्लूकोज को फिल्टर करते हैं, फिल्टर करके यूरिन में भेज देते हैं। आपको पता है जहां पे ग्लूकोज लेवल ज्यादा हो वहां पे बैक्टीरिया जो है वो ग्रो इजीली कर सकते हैं। तो इस कंडीशन के अंदर जो बैक्टीरिया है वो इजीली ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे और पेशेंट जो है वो यूटीआई डेवलप कर देगा। तो इसका क्वेश्चन कुछ इस तरह आता है कि अ पेशेंट प्रेजेंट टू यू विद यूटीआई। ठीक है, यूटीआई हिस्ट्री, फॉर एग्जांपल वो कह देते हैं कि इन्फेक्शन था इकोलाई का, उसके बाद वो कह देते हैं कि बर्निंग मैक्चुरेशन है और अल्कलाइन यूरिन है। ठीक है, तो ये क्या हो सकता है? क्वेश्चन दोबारा सुने। अ पेशेंट प्रेजेंट टू यू विद हिस्ट्री ऑफ द यूटीआई या हिस्ट्री ऑफ द पाइलोनेफ्राइटिस विद बर्निंग मैक्चुरेशन एंड अल्कलाइन यूरिन। ठीक है, तो ये बात कह के फिर पूछता है कि इसको कौन से स्टोन्स हो सकते हैं, तो हमने क्या कहना होता है, इसको ट्रिपल फास्फेट स्टोन्स हो सकते हैं। ठीक है, इसकी जो पीएच की बात करें तो अल्कली है, ऑफ कोर्स अल्कलाइन नेचर के स्टोन्स होते हैं ये। उसके बाद इसकी स्ट्रक्चर किस तरह होगी, इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होगी कि ये स्टैग हॉर्न स्टोन्स होंगे। ठीक है, स्टैग हॉर्न की तरह के स्ट्रक्चर होंगे इसके, व्हाइट एंड स्मूथ स्टोन होंगे। उसके बाद रेडियो ओपेक होंगे, रेडियो ओपेक जो एक्सरे के ऊपर पिक हो जाएंगे, और ये एक सिंगल स्टोन होगा। ठीक है, जो पेशेंट होगा उसके अंदर एक ही स्टोन होगा, उसको हम निकाल देंगे और बात खत्म। ठीक है, उसके बाद इसकी अगर हम बात करें कि इसको ओवरकम कैसे कर सकते हैं ट्रिपल फास्फेट स्टोन को, तो हमने जो यूटीआई की वजह से ये हो रहा है या हमारे पास इन्फेक्शंस की वजह से हो रहा है, तो हमने इन्फेक्शन को ट्रीट करना होता है और डायबिटीज को कंट्रोल करना है, जिसकी वजह से ये स्टोन हमारे पास नहीं बनेगा। सिंपल बात। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट थिंग ये है कि हमारे पास यूरिक एसिड स्टोन्स। ठीक है, यूरिक एसिड स्टोन्स, ये यूरिक एसिड स्टोन्स जो हैं ये हमारे पास 1 to 2% 5% प्रेजेंट होते हैं बॉडी के अंदर। 5% चांसेस हैं कि ये इनकी फॉर्मेशन हो जाए। उसके बाद इसकी काजेस क्या हो सकती हैं? हाइपर यूरिसीमिया। ठीक है, अगर ब्लड के अंदर यूरिक एसिड का लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाए तो उसकी काजेस क्या हो सकती हैं यूरिक एसिड इंक्रीज होने की? गाउट जो मोस्ट कॉमन काज है, माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स, ठीक है, और कैंसर्स। ये जो है चंद कंडीशंस हैं जिनकी वजह से हमारा जो ब्लड है उसके अंदर यूरिक एसिड का लेवल इंक्रीज हो सकता है। अगर हम इसके बात करें पीएच की, तो इसके अंदर जो है हमारे पास एसिडिक नेचर का होगा। यहाँ पे जो है सीन ये है कि अगर हम मॉर्फोलॉजी की बात करें तो उसके अंदर हमारे पास लाइट ब्राउन कलर के स्टोन होंगे, स्मूथ होंगे और रेडियोलूसेंट होंगे। रेडियोलूसेंट वो स्टोन्स होते हैं जो एक्सरे के ऊपर पिक नहीं होते। ठीक है, क्लियर? हम करेंगे, एक्सरे करेंगे, पिक नहीं होगा, फिर हम अल्ट्रासाउंड करेंगे और ये चीजें जो है पॉसिबिलिटी है कि ये अल्ट्रासाउंड के ऊपर
पिक हो जाएं, ठीक है, क्लियर। फिर आगे बात करते हैं सिस्टीन का। सिस्टीन स्टोन्स का बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपको बताता हूँ, ये इजीली क्वेश्चन पिक हो जाएगा आपसे। सिस्टीन स्टोन जो है 1 to 2% प्रेजेंट होते हैं, पॉसिबिलिटी है कि ये चांस फॉर्मेशन की। सिस्टीन यूरिया अगर बॉडी के अंदर इंक्रीज हो जाए तो ये उस कंडीशन के अंदर पॉसिबिलिटी है कि ये हो सकते हैं, ठीक है। और ये जो स्टोन्स होते हैं ये एसिडिक स्टोन्स होते हैं। और इसका जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इजी आता है, वो इस तरह कहते हैं कि 2 year old बेबी, ठीक है, उसके बाद कहते हैं कि उसको किडनी स्टोन है, तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। जस्ट इतना ही कह दें कि छोटे बच्चे के अंदर या छोटे बेबी के अंदर जो है स्टोन है, किडनी स्टोन है, तो वो कौन सा स्टोन हो सकता है, तो वो मोस्ट प्रोबेबली हमारे पास सिस्टीन स्टोन ही होगा, ठीक है। और ये जो है कंडीशन होती है ये रेडियो ओपेक होती है। रेडियो ओपेक मतलब एक्सरे के ऊपर पिक नहीं होती, इसके अंदर मल्टीपल स्टोन्स होते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास ये येलो कलर के अंदर होता है, क्लियर हो गया। येलो कलर के स्टोन्स होंगे, मल्टीपल स्टोन्स होंगे, रेडियो ओपेक होंगे, एसिडिक नेचर के होंगे, सिस्टीन यूरिया की वजह से होंगे और सिस्टीन स्टोन्स कहते हैं, और मोस्ट प्रोबेबली ये बच्चों के अंदर होते हैं। और इसको ओवरकम करने के लिए या इसको ट्रीट करने के लिए हम लोग जो है वो देते हैं डी पेंसिलामाइन, ठीक है। डी पेंसिलामाइन जो होता है ये क्या काम करता है, ये बाइंड करता है सिस्टीन के साथ, ठीक है, डी पेंसिलामाइन। ये बाइंड कर जाता है सिस्टीन के साथ और सिस्टीन को फ्री नहीं घूमने देता और फ्रीली फिल्टर नहीं होने देता, जिसकी वजह से इसके स्टोन्स नहीं बनते, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज हम दे सकते हैं जिसको हम कहते हैं विटामिन B6, ठीक है। विटामिन B6 भी इसके अंदर हेल्प करता है। इसका सेकंड नेम होता है पैराडॉक्सिमाइन, PYRIDOXIME, ठीक है। ये पैराडॉक्सिमाइन जो है ये विटामिन B6 का सेकंड नेम है। तो ये जो है ये हेल्प करता है सिस्टीन स्टोन्स के ओवरकम करने के लिए, ठीक है। ये विटामिन B6 जो है ये एक और जगह पे भी यूज होता है। मैंने बताया था कि अगर फॉर एग्जांपल कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टोन हो रहे हैं, तो अपने कंडीशन मैंने बताई क्रोन्स डिजीज, इसके अंदर जो ऑक्सलेट है उसकी अब्जॉर्प्शन ज्यादा हो जाती है, बाकी हर चीज की अब्जॉर्प्शन कम होती है। तो ये जो है विटामिन B6 इस कंडीशन के अंदर भी आप यूज कर सकते हैं। और इससे क्या होगा, इससे जो ऑक्सलेट की अब्जॉर्प्शन है वो कम हो जाएगी, ठीक है। हाइपर यूरेसीमिया के बारे में हमने बात की, तो इसके अंदर हमने क्या करना होता है, एलोप्यूरिनेल देना होता है। ये क्या होता है, ALUPURINAL। एलोप्यूरिनेल एक ड्रग होती है जो कि हमारी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड को कम करती है, ठीक है। तो ये हम इस कंडीशन के अंदर भी दे सकते हैं, इस कंडीशन के अंदर दे सकते हैं, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट जो है वो एक बार मैं फिर रिवाइज कर दूंगा, लेकिन फिलहाल स्टोन्स की तरफ आगे मूव करते हैं। लास्ट हमारे पास है पिगमेंट ज़ैंथीन इंडिगो स्टोन्स, ठीक है। इसके जो पॉसिबिलिटी है, चांसेस होते हैं, ये लेस देन 1% होते हैं। ये इडियोपैथिक स्टोन्स होते हैं, इनका पता नहीं होता कि ये क्यों हो रहे हैं। ये एसिडिक भी हो सकते हैं और अल्कलाइन भी हो सकते हैं। और ये जो है सिंगल स्टोन होता है, ब्रिक रेड होता है या ब्लू कलर में हो सकता है, ठीक है। और रेडियोलूसेंट होता है, ठीक है। रेडियोलूसेंट कौन से होते हैं, जो कि एक्सरे के ऊपर पिक नहीं होते, ठीक है। तो ये थे हमारे पास सारे के सारे स्टोन्स। मैं इसके ट्रीटमेंट को एक बार या बता देता हूं कि एक बार फिर बता देता हूं कि हम इसको ओवरकम कैसे कर सकते हैं। देखिए, जो हमारे पास कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टोन्स होते हैं, मैंने इसके अंदर बताया कि आपने 3 से 4 लीटर पानी पीने से ये ठीक हो सकते हैं। कैल्शियम की इंटेक जो है उसको कम कर दें, ठीक है, उसकी वजह से कैल्शियम के जो स्टोन्स हैं वो बनना कम हो जाएंगे। ऑक्सलेट की अब्जॉर्प्शन जो ज्यादा हो रही है उसको हम कम कर दें, वो हम विटामिन B6 दें, तो इस कंडीशन के अंदर ये ठीक हो सकते हैं। उसके अलावा हम लोगों ने थाइजाइड डायरेटिक्स देने होते हैं। डायरेटिक्स ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि यूरिन को इंक्रीज करती हैं, तो उस कंडीशन के अंदर ये पॉसिबिलिटी है कि ये ठीक हो जाए, ओके। ये है हमारे पास चंद चीजें जो कि कैल्शियम ऑक्सलेट को ओवरकम करने के लिए होती हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट है ट्रिपल फास्फेट स्टोन। तो इसकी ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि ये इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है और डायबिटीज की वजह से हो रहा है, तो हमने इन्फेक्शन को कंट्रोल करना है और डायबिटीज को कंट्रोल करना है, ठीक है। और अगर हम यूरिक एसिड स्टोन्स की बात करें, तो इसके अंदर हमने यूरिक एसिड को कम करना होता है बॉडी के अंदर, जिसके अंदर मोस्ट कॉमन ड्रग जो है एलोप्यूरिनेल है, ये हम दे देते हैं। तो इसकी वजह से जो यूरिक एसिड लेवल है वो बॉडी के अंदर डिक्रीज हो जाता है। आगे सिस्टीन स्टोन्स है, तो सिस्टीन स्टोन्स के अंदर हम लोगों ने सिस्टीन को बॉडी कम करना होता है, जिसके लिए हम डी पेंसिलामाइन देते हैं, जो सिस्टीन के साथ बाइंड कर जाती है और सिस्टीन का लेवल ब्लड के अंदर कम हो जाता है। इसके अलावा हम विटामिन B6 या पैराडॉक्सिमाइन भी दे सकते हैं। आगे बात करें पिगमेंटेड स्टोन्स की, तो पिगमेंटेड स्टोन के लिए ये इडियोपैथिक होती है, इसकी काज का नहीं पता होता, तो इसके लिए हम कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट भी यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये था ईच एंड एवरीथिंग जो कि टाइप्स के रिलेटेड आपको नेफ्रोलिथियासिस का पता होना चाहिए। होप सो कि ये सारी चीजें आपको समझ आई हैं, कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ, कोई लफ्ज समझ नहीं आया,
या कोई टर्म का पता नहीं चला तो आप कमेंट बॉक्स में पुट कर दें, मैं इंशाल्लाह ट्राई करूंगा कि आपको आंसर करूं। फिलहाल के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह जो रेनल स्टोन्स हैं, यूरिटेरिक स्टोन्स हैं और ब्लैडर स्टोन्स हैं, उसके ऊपर डिटेल डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि उनके जो केसेस आते हैं उनको हम एक दूसरे से डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर्स, अल्लाह हाफिज।